इसी के चुनाव नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल में बंद कर लिया था, लेकिन पार्षदों ने ही शिंदे पर सवाल दाग दिए। शिंदे और पार्षदों के बीच होटल में जबरदस्त बहस की खबरें सामने आई हैं और इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के सभी पार्षदों ने होटल छोड़ दिया है, वो आजाद हो गए हैं। लेकिन पार्षदों के होटल से बाहर जाने से पहले शिंदे ने उनसे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया जीत के प्रमाण पत्र और पार्षदों के आधार कार्ड ले लिए हैं, जिससे कोई भी पार्षद मेयर चुनाव से पहले दल बदल नहीं कर सके और वो बीजेपी पर दबाव बनाए रखे। इस बीच शिंदे ने एक बार फिर 2.5 साल के मेयर पद की बात कही है, लेकिन बीजेपी ने शिंदे की डिमांड को ठुकरा दिया है। पेच सिर्फ बीएमसी पर ही नहीं फंसा है, बल्कि कल्याण डोंबिवली पर भी फंस गया है। यहाँ 122 सीटों के सदन में बहुमत के लिए 62 सदस्यों की जरूरत है। चुनाव में बीजेपी को 50 और शिवसेना को 53 सीटें मिली हैं। अब दोनों ही दल अपना अपना मेयर बनवाने की कोशिश में जुट गए हैं। एक दूसरे के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी और शिंदे में टकराव तेज होता जा रहा है, तो इस मौके को भुनाने के लिए उद्धव ठाकरे भी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि शिवसेना यूबीटी के साथ उनका पहले का गठबंधन है। अगर शिवसेना यूबीटी मेयर चुनाव में उम्मीदवार उतारती है तो वो अपने गठबंधन सहयोगी के साथ जाएंगे। उद्धव पहले से ही मेयर पद को लेकर दावेदारी जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भगवान ने चाहा तो मेयर शिवसेना यूबीटी का ही बनेगा और अब मुंबई में भी इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि भगवान उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मेयर बनवा सकते हैं। मेयर पद ठाकरे की पार्टी के हिस्से में आ सकता है, ये 22 जनवरी को साफ हो जाएगा। इस दिन यह तय होगा कि मुंबई का मेयर किस समुदाय का बनेगा। इस दिन आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। पिछली बार मेयर सामान्य श्रेणी का था, इसीलिए इस बार मेयर सामान्य श्रेणी का नहीं होगा, एससी, ओबीसी या एसटी श्रेणी से होगा। अगर लॉटरी में एसटी श्रेणी का नाम आता है तो फिर बाजी पूरी तरह उद्धव ठाकरे के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि बीएमसी में सिर्फ 2 ही पार्षद एसटी वर्ग से जीते हैं। वार्ड 53 से जितेंद्र वल्वी और 121 से प्रियदर्शनी, और वो दोनों ही उद्धव की शिवसेना के हैं। ऐसे में महायुति के पास उम्मीदवार ही नहीं होगा जो चुनाव लड़ सके। यही कारण है कि उद्धव ने भगवान की मर्जी वाला बयान। देश भर में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मनरेगा चौपाल के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, गरीब मजदूरों का स्वाभिमान है, उनके रोजगार का अधिकार है। हम इसे किसी भी कीमत पर तबाह नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना न केवल उनका अपमान है, बल्कि ये गरीबों को दी गई सामाजिक सुरक्षा को खत्म करने की साजिश है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार देश का पूरा धन अंबानी और अडानी जैसे चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों में दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता की बुनियादी जरूरतों को छीना जा रहा है। राहुल ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन कर रही है और मजदूरों के हक की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज बने, जिससे कम कहीं भी वेज ना हो। ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते यार, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डालना चाहते हैं और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। राहुल के इस दौरे को लेकर शहर में उनके और अखिलेश यादव के पोस्टर दिखाई दिए, जिसमें अखिलेश को 2027 और राहुल गांधी को 2029 का कप्तान बताया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक साझा बैठक की, जो आगामी राजनीतिक एकजुटता का संकेत देती है। उन्होंने रायबरेली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। लेकिन इन सब के बीच मनरेगा को लेकर और 2027 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस दौरे ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल बढ़ाई। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है। इस प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है और चुनाव आयोग उस पर लगे आरोपों पर अपनी सफाई पेश कर रहा है। कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी है कि चुनाव प्रक्रिया को शुद्ध रखना उसका संवैधानिक धर्म है। जिस तरह लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसे लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है, बल्कि लाल बाबू हुसैन मामले में आई सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक गाइडलाइन के भी खिलाफ है। इसके जवाब में अब चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 324 और 326 को धारा 19 के साथ पढ़ने पर यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि केवल उन्हीं लोगों को नामांकित किया जाए जो नागरिक हैं। संविधान बनाने वाले भी यही चाहते थे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर कोई अनुमान नहीं लगाया है। हर किसी को कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। जून 2025 तक अगर ये सभी लोग पिछली लिस्ट में अपने माता पिता के साथ संबंध साबित करते हैं तो हम संतुष्ट हैं। उन्होंने एसआईआर को अलग तरह की प्रक्रिया बताया है।
दरअसल लालबाबू हुसैन मामले में कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि अगर कोई पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है तो माना जाएगा कि उसकी नागरिकता पहले ही जांची जा चुकी है। ऐसे व्यक्ति का नाम हटाने से पहले चुनाव अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे ठोस सबूत दें। और अब चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई पेश की है। उसने कोर्ट में यह भी बताया है कि 1951 का जन प्रतिनिधित्व एक्ट चुनावों के संचालन से संबंधित है, जबकि 1950 का एक्ट चुनावों की तैयारी से जुड़ा हुआ है। 1951 एक्ट की धारा 62 में वे शर्तें हैं जिनके तहत आप रजिस्टर होने के हकदार हैं। आयोग का तर्क है कि एसआईआर के जरिए केवल उन्हीं लोगों को हटाया जा रहा है जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। हालांकि इस दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने जोर देकर कहा कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का इतिहास देखते हैं तो वो एलीट लोकतंत्र था। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उन्हें वोट देने की इजाजत थी। इसलिए हमारा संविधान असल में कॉपी नहीं करता बल्कि ये लोकतंत्र का विस्तार करता है। उन्होंने साफ किया कि हर नागरिक का नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। प्रयागराज के माघ मेले में इस समय धार्मिक और राजनीतिक पारा चरम पर है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद अब उनके पद की वैधता तक पहुंच गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर उनकी पदवी पर ही सवाल उठा दिए हैं। मेला प्राधिकरण का कहना है कि इस पत्र को प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर ये स्पष्ट करें कि आपके द्वारा अपने नाम के आगे शंकराचार्य पद का प्रयोग अथवा अपने को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित प्रसारित कैसे किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में खुद को शंकराचार्य घोषित करना कोर्ट की अवहेलना है। इस नोटिस को लेकर शंकराचार्य ने करारा पलटवार करते हुए कहा, क्या आप प्रशासन या यूपी के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन है? हम निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर शंकराचार्य से फोन पर बात की है और जल्द ही उनसे मिलने की भी बात कही है। अब देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि संत मठ वाले होते हैं, लठ वाले नहीं। ये लठ वाले हमारे हिंदू धर्म पर कब्जा करके बैठे हैं। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं। माना जा रहा है कि शंकराचार्य के विरोध को विपक्ष का साथ मिलने के बाद योगी सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है। अब इस मामले में आगे क्या होता है? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। बैठक में अखिलेश यादव ने सांसदों को 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन और पार्टी लेवल पर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही जनता के बीच जाकर पार्टी के मुद्दों को उठाने की बात भी कही। तो वहीं एसआईआर को लेकर भी जमकर गरजे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर अखिलेश पहले भी कह चुके हैं कि इस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, गलत तरीके से वोट काटे और जोड़े जा रही हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की पूरी रणनीति पर चर्चा की और सांसदों को इस विजन के साथ काम करने को कहा। इस बैठक के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, जिससे इस प्रदेश के किसानों का, इस देश के शिक्षकों का और इस प्रदेश के नौजवानों का भला हो सके। अवधेश प्रसाद की बात पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी पीडीए को जिताना है, यह संकल्प लिया गया। सपा की इस बैठक के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश के आरोपों से बीजेपी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से जारी टकराव अब खुलकर सामने आ गया है।
20 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा के सत्र के दौरान राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली और बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब राज्यपाल RN रवि ने उद्घाटन भाषण देने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर लिया। राज्यपाल RN रवि ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं निराश हूं, विधानसभा में राष्ट्रगान को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया और कार्यवाही के दौरान मेरा माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया, जिससे मैं अपनी बात नहीं रख सका। बता दें, परंपरा के मुताबिक सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राज्य गान तमिल थाई वल्थु गाया जाता है और आखिरी में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। लेकिन राज्यपाल रवि ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान दोनों समय गाया जाना चाहिए। राज्यपाल के इस व्यवहार पर CM स्टालिन ने कहा कि ये बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। जब राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते तो वो इस पद पर क्यों बने हुए हैं? ये राज्य के लोगों का अपमान है। तो वही विधानसभा अध्यक्ष M अप्पाऊ ने राज्यपाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें सदन की परंपराओं, नियमों और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही तय प्रक्रिया के तहत चलती है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल रवि और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव सामने आया हो। पिछले साल भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जब राज्यपाल ने सदन से बाहर निकलते हुए गहरी पीड़ा जताई थी और आरोप लगाया था कि भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान का अपमान किया गया। बता दें, इस वक्त विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण मौजूदा सत्र को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। विपक्षी दल सत्तारूढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनके कैबिनेट सहयोगी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु विधानसभा का ये सत्र बेहद तनावपूर्ण और राजनीतिक रूप से गर्म होने वाला है। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल ही गया। अभी तक JP नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल वैसे तो 3 साल पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण बार बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था। वैसे ये बात तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी के संविधान में पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और एक साथ कोई भी व्यक्ति 2 बार ही अध्यक्ष बन सकता है, यानी 6 साल तक ही अध्यक्ष रह सकता है। उसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव जरूरी हो जाता है। JP नड्डा को वैसे तो एक ही कार्यकाल गिना जाएगा, क्योंकि वो दूसरी बार चुने नहीं गए थे, बल्कि कार्यकाल का विस्तार बार बार होने के चलते उनका दूसरा 3 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया, जिसके बाद अब नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी की जो परंपरा चली आ रही थी, यानी चुनाव निर्विरोध होता है, वो ही इस बार भी हुआ। नितिन नबीन को निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनके चुने जाने का आज पहले औपचारिक ऐलान किया गया, जिसके बाद नितिन नबीन ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने नितिन नबीन को माला पहनाकर स्वागत किया। PM मोदी ने पार्टी के नए अध्यक्ष को अपना बॉस बताया और खुद को कार्यकर्ता। मोदी ने कहा, जब बात पार्टी के विषयों पर आती है तब मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। अब वो मेरे काम का आंकलन करेंगे। तो वही पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नबीन ने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने पर पार्टी में खुशी का माहौल है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं कि आखिर बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नाम क्यों सामने आया, किसी और ने पद के लिए नामांकन क्यों नहीं किया। बीजेपी में चुनाव हुए और मुकाबला किसी से नहीं हुआ, यहाँ तक कि कांग्रेस ने नितिन नबीन को कठपुतली अध्यक्ष